चलिए नमस्कार जी। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि सार्वजनिक क्षेत्र की हमें क्यों ज़रूरी है हमारे समाज के लिए, क्योंकि ये आय और धन के पुनर्वितरण को बढ़ावा देगा और भारी निवेश करने की इसमें क्षमता होती है। यह तीव्र आर्थिक विकास सुनिश्चित करता है कि जल्दी जल्दी विकास हो। जैसे रोड बनाने का काम, अगर रोड निजी क्षेत्र के बनाएंगे, बन गए, सरकार ही रोड बनाती है, सुविधाएं देती है अधिकतर। ठीक है। हाँ, कुछ मामले में, सभी मामलों में नहीं, कुछ मामलों में रोजगार पैदा करती है। लघु उद्योगों के विकास में सहायता करती है। लघु उद्योग छोटे उद्योग होते हैं, जैसे हथकरघा उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग हो गए, ये छोटे छोटे से जो उद्योग हैं। आगे बढ़ते हैं हम। तो ये हमने जान लिया था, संगठित मतलब सुरक्षा, काम के घंटे निश्चित होंगे, रोजगार की सुरक्षा होगी, सरकार द्वारा विनियमित होगी, सरकार के सारे नियम इस पे लागू होंगे, अधिक वेतन वाली इसमें नौकरियां होती हैं, छुट्टियों का प्रावधान होता है, भविष्य निधि इसमें होती है। ठीक है। संगठित क्षेत्र में निजी क्षेत्र भी आते हैं। ठीक है। जैसे आप किसी बड़ी कंपनी में कार्य करते हैं, टाटा हो गई, हीरो हो गई, सुजुकी हो गई, तो इनमें काम के घंटे निश्चित हैं। 8 घंटे आपको काम करना है, संडे छुट्टी दी जाएगी। रोजगार की सुरक्षा, आपको भगाया नहीं जाएगा जब तक कि आप कोई गलती ना करें। विनियमित है, सरकार जितनी सैलरी तय करेगी उतने ही आपको पैसे मिलेंगे और वेतन ज़्यादा होता है, छुट्टियों का प्रावधान होता है। अगर आप 1 साल काम कर लेते हो तो ग्रेच्युटी दी जाती है। ठीक है। ये सब चीज़ें मिलती हैं। असंगठित में आ जाइए, जहाँ काम के घंटे निश्चित नहीं हैं, जी तोड़ मेहनत करवाई जाती है, रोजगार की सुरक्षा नहीं है, सरकार के नियंत्रण से बाहर हैं, कम वेतन वाली नौकरियां हैं और छुट्टियों का प्रावधान नहीं है। जैसे आपके आसपास जितने भी सब्जी विक्रेता हैं, फल विक्रेता हैं, वो किस में आएंगे? असंगठित क्षेत्र में आएंगे। आपके घर बनाने में जो मजदूर शामिल हैं, वो भी असंगठित क्षेत्र में आएंगे। अगला सवाल, भारत में रोजगार सृजन के योगदान में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तुलना कीजिए। बात वही है, प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र क्या है और तृतीयक क्षेत्र क्या है। रोजगार उन्होंने कैसे कैसे दिया है वो बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा रोजगार, भारत कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश है, इसका मतलब कि 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है, किसान। भारत में सबसे बड़ा रोजगार पैदा कौन करता है? तो प्राथमिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र करता है। देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्य रूप से कृषि में जो सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक, PRODUCT प्रोडक्ट, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद का केवल 6वां हिस्सा पैदा करते हैं। इसके विपरीत द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र शेष उत्पादन करते हैं। सकल घरेलू उत्पादन में तृतीयक क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। तृतीयक क्षेत्र मतलब सेवा क्षेत्र, तो केवल सेवा देने का काम करता है। ये शायद 9 लाख करोड़ के समथिंग पहुंच गया है। तो आपको इसका हिस्सा बनना है सेवा क्षेत्र का, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, नहीं तो फिर ये प्राथमिक क्षेत्र या फिर द्वितीयक क्षेत्र। तो उसके लिए आपको पता होगा, भूगोल में हम जानेंगे कि श्रम उद्योग स्थापित करने के लिए भी बहुत सारी चीजें चाहिए। उदाहरण देते हुए प्राथमिक क्षेत्र को समझाइए। तो वे सभी गतिविधियां जिनमें हम प्राकृतिक संसाधन का यूज करते हैं, नेचुरल और प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके उनको संतुलित करते हैं। इन दोनों को जो क्षेत्र, ये तृतीयक क्षेत्र इन दोनों को क्या करता है? सेवा, सर्विस प्रदान करने का काम करता है। इसमें किसी वस्तु का उत्पादन नहीं होता है, तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। वही चीजें लिखी हुई हैं जो आपको मैं अभी आपको समझा दी थी। देखिए, तो वे सभी गतिविधियां जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और अच्छा उत्पादन करते, प्राथमिक क्षेत्र कृषि, मछली पकड़ना, डेयरी। द्वितीय क्षेत्र में गतिविधियां शामिल, वे गतिविधियां प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के माध्यम से, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से संशोधित किया जाता है, बदला जाता है। चीनी, गन्ने से चीनी बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना, कपास से रुई बनाना, चूना पत्थर से सीमेंट बनाना, ये सब चीजें द्वितीय क्षेत्र में आएंगी। द्वितीय क्षेत्र, इसमें वही गतिविधियां शामिल हैं जो प्राथमिक क्षेत्र द्वितीय क्षेत्र के विकास में या उनको सेवा प्रदान करने में, ये केवल सेवाओं का उत्पादन करती है, वस्तु का उत्पादन नहीं करती है। यह ध्यान रखना, इसको सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे संचार, बैंकिंग, परिवहन, भारतीय रेलवे, ये सब क्या है? परिवहन में ही आएगी भारतीय रेलवे। ठीक है, ये सब। आगे बढ़ते हैं। उत्पादन के क्षेत्र में तृतीय क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो क्या योगदान है तृतीय क्षेत्र का, हमें ये बताना है। तो यह
अपनी सेवाओं और वस्तुओं को विभिन्न उपभोक्ताओं तक वितरित करने के लिए जिम्मेदार है। जैसे आपने एयर प्योरीफायर बना लिया अपने घर में, बेचने वाला ही नहीं मिला, तो आप कैसे अपने एयर प्योरीफायर के बारे में बताएंगे? तो वो किस में आएगा? तृतीय क्षेत्र में ही आएगा। दूसरा, आय के बढ़ते स्तर ने कई सेवाओं से बाहर खाना, खरीदारी, निजी स्कूल, निजी अस्पताल, पर्यटन आदि की मांग पैदा करती है। जब निजी स्कूल होंगे तो बस भी चलेगी उनकी, निजी अस्पताल होगा तो एम्बुलेंस सेवा भी उनकी चलेगी। तो सेवा देने का भी काम का एम्बुलेंस जो चलाएगा, रोजगार मिला कि नहीं? मांग बढ़ी, आय बढ़ेगी उसकी कि नहीं? विकास होगा। पहले चैप्टर से रिलेट करेंगे। यह क्षेत्र परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि जैसी सेवाएं प्रदान करता है जो उत्पादन क्षेत्र के विकास में मदद करते हैं। तृतीय क्षेत्र संचार और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं को फलने फूलने में मदद करता है। संचार मतलब कि हमारे जो विचार हैं एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएं, वही काम कौन करती है? सूचना प्रौद्योगिकी। जो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप सूचना प्रौद्योगिकी का एक प्रोडक्ट है जिसमें हम मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर सकते हैं। ठीक है, आगे है भारत में सेवा क्षेत्र क्यों इतना महत्वपूर्ण होता जा रहा है? तो उसके मैंने अभी का आपको कारण बताए। तो कृषि और उद्योग के विकास के लिए परिवहन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो सेवा चाहिए। जैसे आपने आलू से चिप्स बना लिए, बन गए चिप्स, चिप्स का नाम लेज रख दिया। इस लेज को दिल्ली में बनाया, पहुंचाना है कोलकाता, कैसे पहुंचाएंगे? तो सेवा क्षेत्र चाहिए, सेवा क्षेत्र में आपको परिवहन चाहिए। व्यापार, पैसा मिलेगा इसके बदले। भंडार, क्या पता 2 दिन ना बिके, 4 दिन बाद कोलकाता से बिकना शुरू, भंडार भी चाहिए। तो सेवाओं की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। भारत जैसे विकासशील देश में शिक्षा, बैंकिंग, डाक सेवा जैसी बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता होती है, जिनका ध्यान ज्यादातर तृतीय क्षेत्र में सरकार द्वारा रखा जाता है। तीसरा, जैसे जैसे भारत में लोगों की आय का स्तर बढ़ रहा है तो बाहर खाना खाने जाएंगे, रेस्टोरेंट में खरीदारी करेंगे, ऑनलाइन, निजी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएंगे, निजी अस्पताल में दिखाने जाएंगे, घूमने जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहाँ जाएंगे, सब जगह जाएंगे। तो ये रहा हमारा सेकंड चैप्टर जो होता है समाप्त। आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। तो पहला चैप्टर आपने क्या पढ़ा? विकास। उसमें आप पैसा कैसे कमाएंगे, पैसे से अपना विकास कैसे करेंगे, मनुष्य अपना विकास कैसे करता है, ये सब चीजें उसमें जानी। तो विकास करने के लिए आपको आय चाहिए, तो आप काम 3 जगह कर सकते हैं। एक तो प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, इनमें भी है। एक तो सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में, फिर उनमें भी है। संगठित हो सकता है, असंगठित होता है, तो यहाँ से आप आय प्राप्त करेंगे। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आप अगर सार्वजनिक में होंगे तो नौकरी की सुरक्षा है, निजी में बड़ी कंपनी में होंगे तो वहां भी सुरक्षा है। तो हमें हमेशा संगठित अगर जॉब चाहिए तो संगठित क्षेत्र में ही होनी चाहिए। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये परिवहन, व्यापार, भंडार, ये सब की सुविधा और रोजगार भी पैदा करता है। तीसरा है पैसा आ गया, बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया आपने यहाँ काम करके, किसी भी संगठित में आपने अब जेब भर ली अपनी, विकास तो हो रहा होगा। अब आप कह रहे हैं कि लेकिन आपका दोस्त उसी टाइम आ गया कि भाई पैसे दे दे मुझे। पैसे आप कब देंगे? जब आपके पास एक्स्ट्रा आय होगी तभी आप उसे पैसा देंगे। तो जब आप किसी को पैसा देते हैं या किसी से पैसा लेते हैं उसे कहा जाता है साख, कर्ज, ऋण। आई बात समझ में? जब आपके पास एक्स्ट्रा इनकम हो गई, आपने बहुत काम किया, पहले चैप्टर में आपने समझा कि मुझे अपना विकास करना है, जोश आ गया, तो फिर आपने दूसरे चैप्टर में आके बहुत काम किया और तीसरे चैप्टर में आते आते आपने कहा बहुत पैसा है मेरे पास, अब मैं इसे कर्ज के रूप में दूंगा। लेकिन आप कह रहे हैं मैं ऐसे ही कर्ज के रूप में नहीं दूंगा, उसके बदले में पैसा लूंगा तुमसे, जिसे हम कहेंगे ब्याज, इंटरेस्ट। आपने दिमाग लगाया कि जब पहले पैसा नहीं था तब भी लोग कहीं ना कहीं से तो सामान खरीदते थे। तो वहां से प्रश्न आता है वस्तु विनिमय प्रणाली किसे कहते हैं, से आप क्या समझते हैं? चैप्टर नंबर 3 शुरू होता है मुद्रा एवं साख। वस्तु विनिमय प्रणाली में धन के उपयोग के बिना, मतलब बिना धन के भी वस्तुओं का सीधे आदान प्रदान किया जाता है। जैसे ए नाम का बच्चा और बी नाम का बच्चा, ए नाम के बच्चे के पास पेंसिल है, बी नाम के बच्चे के पास इरेजर है, रेजर। अब
बी वाले को चाहिए पेंसिल और ए वाले को चाहिए इरेजर। अब ये इरेज तब करेगा ना जब कुछ लिखेगा, तो इसने लिख दिया, इसे इरेज करने के लिए कुछ इरेजर चाहिए, तो ये कहेगा कि भाई इसके पास 2 पेंसिल है, इसके पास 2 इरेजर है। तो ये कहता है कि भाई तू मेरे मुझसे इरेजर ले ले और मुझे एक अपनी पेंसिल दे दे। ये भी कहता कि हाँ भाई ठीक है, मेरे पास 2 पेंसिल हैं, तेरे पास 2 इरेजर हैं, तो एक इरेजर मैं रख लेता हूँ, तू एक पेंसिल ले ले, तो बात बन जाएगी। इसे हम कहते हैं वस्तु के बदले हमने क्या दे दी, वस्तु ही दे दी, तो इसे हम कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। समस्या पैदा इसमें कब होती है, जैसे अब ए को खेलना है क्रिकेट, अब क्रिकेट के लिए चाहिए बैट, लेकिन बी के पास है इरेजर। बैट ढूंढने, अब ए को परेशानी कब होगी, जब इसे ऐसा व्यक्ति ढूंढना पड़ेगा कि जिसे पेंसिल की जरूरत हो, उसके पास क्या होना चाहिए, बैट भी होना चाहिए, तब जाके बात बनेगी। इसी समस्या का समाधान कौन करती है, हमारी मुद्रा। इसी समस्या का समाधान करती है कि दोहरा संयोग फंस गया, अब कैसे समाधान किया जाए, तो इसका उपयोग, इसका समाधान कर देती है मुद्रा कि बाजार में बैट रखे हुए हैं, आप पैसा लाइए, बैट ले जाइए, हमें ए और बी को ढूंढना नहीं पड़ेगा। आई बात समझ में। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में धन के उपयोग के बिना वस्तुओं का सीधे आदान प्रदान किया जाता है। इस प्रणाली में दोनों पक्षों को एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होना पड़ता है। सहमति जरूरी है। अगर कोई भी पार्टी इनकार करती है तो यह प्रणाली काम नहीं करेगी। जैसे ए मना कर दे कि मैं पेंसिल नहीं दूंगा, तो इसके पास पेंसिल कभी नहीं आएगी। बात समझ आ गई। तो वस्तु विनिमय प्रणाली ऐसे काम करती है। इसको खत्म किसने किया, तो जब मुद्रा आई उसने उसको खत्म किया। चलिए दूसरा प्रश्न पे चर्चा करते हैं। समर्थक ऋण आधार क्या है, किसे कहते हैं। तो समर्थक ऋण आधार एक ऐसी संपत्ति है जो उधारकर्ता के पास होती है, जैसे भूमि, भवन, वाहन, पशुधन, बैंकों में जमा राशि, जिसका उपयोग ऋण चुकाने एवं इसे ऋणदाता को गारंटी के रूप में दिया जाता है। जैसे फिर 2 व्यक्ति, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी, तो बी थोड़ा गरीब व्यक्ति है, तो इसे 10,000 रुपए की आवश्यकता पड़ गई, तो ये गया डुक 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 किसके पास, ए के पास। अब ए बड़ा सा पेट लेके बैठे हुए थे। इन्होंने कहा भाई कि मैं तुझे 10,000 तो तने दे दूंगा, लेकिन तू मुझे कुछ गिरवी रखेगा कि नहीं। तो ए ने बी से कहा कि जमीन, तेरे पास जमीन है 2 बीघा, उसे गिरवी रख दे। तो बी को जरूरत थी 10,000 रुपए की, तो बी क्या करे, 2 बीघा जमीन उसके पास गिरवी रख दी, और मोटे पेट वाले सेठ जी ने उस पे बैठ गए जमीन पे। अब ये जब तक पैसे नहीं चुकाएगा तब तक ये जमीन वापस नहीं देगा। जैसे ये पैसे चुकाएगा ये जमीन वापस दे देगा। लेकिन ये जो व्यक्ति है ये हमसे पढ़ा हुआ है, तो मैंने इसे बता दिया कि बेटा खूब मेहनत कर, पढ़ाई कर और पैसा कमा। पैसा जरूरी चीज है। देखो कैसा फंस गया, पैसा जरूरी चीज है, पैसा कमा, लेकिन संगठित क्षेत्र से पैसा कमा। और इसके मुंह पे मार दे, मोटे पेट वाले सेठ के मुंह पे मार दे पैसे। जैसे ही इसने पढ़ाई की, संगठित क्षेत्र में काम किया, पैसा आया, 2 ही महीने में इसने सारा पैसा चुका दिया, अपनी जमीन को उड़ा लिया। तो इसे बोलते हैं ऋण आधार। ऐसी संपत्ति होती है जिसमें हम भूमि गिरवी रखते हैं, भवन गिरवी रखते हैं, या वाहन या पशुधन, या बैंकों में जमा राशि पता होती है कि इसके पास इतना पैसा है ताकि ये चुका सके बाद में। अगला प्रश्न है तीसरा, बैंकों में जमा को मांग जमा क्यों कहते हैं। बैंकों में जमा राशि जिसे मांग पर निकाला जा सकता है इसलिए मांग जमा। जैसे हम गए बैंक में, हमारे खाते में 1,000 रुपये जमा है और उन्होंने कर्ज के रूप में दे दिए किसी को, लेकिन है तो अभी भी हमारे 1,000। तो हम जाएंगे किसी भी दिन झोला उठा के और बोलेंगे 1,000 रुपये निकाल के दे दो, पर्ची भर के वो निकाल के दे देंगे। ठीक है, तो वो हमारी मांग जमा है। आगे ये प्रश्न आप बताएंगे, भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी नोट कौन जारी करता है। तो RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक। मुद्रा कैसे कहते हैं, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मुद्रा को एक अर्थव्यवस्था में विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के माध्यम के रूप में परिभाषित किया गया है। तो मुद्रा एक साधन है। क्या है, एक साधन।
जिसकी सहायता से वस्तुओं और सेवाओं का हम क्या कर सकते हैं, विनिमय कर सकते हैं, मतलब खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। फिर वही प्रश्न कॉमन कि भारत की केंद्रीय सरकार की ओर से सिक्के कौन जारी करता है, तो ये भी कौन है, भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से सिक्के जारी करता है। तो भारत में हाईएस्ट नोट कितने रुपए का है, तो 500 रुपए का है सबसे बड़ा नोट भारत में। औपचारिक क्षेत्र के ऋण किसे कहते हैं, मुद्रा पता है, मुद्रा एक साधन है जो वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय के रूप विनिमय इससे हम कर सकते हैं, वस्तुओं और सेवाओं को विनिमय कर सकते हैं। विनिमय का मतलब होता है खरीदना और बेचना। ओके, आगे बढ़ते हैं। औपचारिक स्रोत में, औपचारिक स्रोत ऋण के विरुद्ध स्रोत, ऋण ऋण याद रखना, कर्ज कर्जा कर्जा याद रखना। औपचारिक क्षेत्र ऋण के वे ऋण हैं जो बैंकों और सहकारी समितियों जैसे औपचारिक क्षेत्र के संस्थानों से लिए जाते हैं। इनकी जो ब्याज दर है वो कम होती है। मतलब कि औपचारिक ऋण स्रोत वे हैं जो बैंकों से या सहकारी समितियों से लिए जाएंगे, जिनकी ब्याज दर कैसी होती है, कम होती है, उन्हें औपचारिक कहते हैं। तो परिवारों के ऋण की अधिकांश जरूरतें अनौपचारिक ऋणों से पूरी। अनौपचारिक ध्यान रखना, वही मोटे पेट वाले, सेठ जी, साहूकार, दोस्त, मित्र, जो भी आपके जान पहचान में है, जिनकी ब्याज दर कैसी होगी, ज्यादा होगी, हाई होगी, वो क्या कहलाएंगे, अनौपचारिक स्रोत कहलाएंगे ऋण के, कर्ज के। निर्धन परिवारों, धनी परिवार इनसे क्यों ऋण लेगा, मोटे पेट वाले सेठी, वो तो जाएगा सीधा बैंक से कहेगा 100 करोड़ दे दो, 200 करोड़ दे दो, 300 करोड़, बैंक आ जाएगी तुरंत झोले में पैसा लेकर। एक आदर्श स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होने चाहिए, तो 15 से 20 सदस्य होने चाहिए। तो स्वयं सहायता समूह से आप क्या समझते हैं, SHG से आप क्या समझते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पता करना है। तो स्वयं सहायता समूह लोगों का वह समूह है, सामान्यतः 15 से 20 लोगों का वह समूह है जो आमतौर पर एक पड़ोस से संबंधित होते हैं, जो नियमित रूप से मिलते हैं और बचत करते हैं। सदस्य अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए समूह से ही छोटे ऋण ले सकते हैं, जिसे कहते हैं कमेटी। शहरों में कि सब लोग 10-10 हजार रुपये जमा करते हैं और 10 महीने बाद कितने रुपए जमा हो जाते हैं, 1 लाख रुपए जमा हो जाते हैं। 1 लाख व्यक्ति, किसी को जरूरत हुई तो वो ले लेगा। ठीक है, देखो एक व्यक्ति 1 लाख करता है तो 10 लोग कितने जमा कर लेंगे, 10 लाख, मतलब हर बार 1-1 लाख सबको मिल जाएंगे। अगर वो किसी को कर्ज पे दे देंगे तो उसमें से ब्याज भी उन सब में बांट दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे से अमाउंट, ये 10,000 बहुत छोटी अमाउंट है, 10-10 रुपए नहीं। ये 10-10 रुपए वाला कॉन्सेप्ट गलत है। 10 रुपए में क्या, बिरयानी भी नहीं आती 10 रुपए में। ठीक है, 10 रुपए वाली नहीं। प्रश्न नंबर 11, गरीबों के लिए स्वयं सहायता समूह के किन्हीं 3 फायदों का वर्णन कीजिए। फायदे क्या है, सबसे पहला, इन्हें ऋणाधान नहीं देना पड़ता, जमीन के कागज नहीं देने पड़ते। स्वयं सहायता समूह उन लोगों को समर्थक मुक्त ऋण प्रदान करते हैं जिन्हें आमतौर पर बैंकों से ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है। बैंक से आप ऋण लेने जाएंगे तो पूछेगा आपको क्यों चाहिए, आपको होम लोन लेना है, एजुकेशन लोन लेना है या पर्सनल लोन लेना है, कौन सा लोन चाहिए। फिर आप ऋणाधार बताएंगे कि मेरे पास ये चीजें हैं, मैं आपका पैसा चुका सकता हूँ। स्वयं सहायता समूह ऋण पर ब्याज लेता है, ठीक है, ब्याज ये भी लेगा, फ्री में नहीं देगा, फ्री में कोई भी चीज नहीं मिलती है, लेकिन यह साहूकार द्वारा वसूले जाने ब्याज से कम है। जो मोटे पेट वाले साहूकार हैं वो, उनसे क्या है, इसकी ब्याज दर कम है। वे महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद करते हैं, महिलाएं खुद का काम कर सकें इसलिए वो सहायता करते हैं। और क्या करते हैं, स्वयं सहायता समूह ग्रामीण गरीबों के संगठन की आधारशिला है, ग्रामीण लोग इकट्ठे हो जाएं इसके लिए स्वयं सहायता समूह काम करता है। इसमें कितने लोग होते हैं, 15 से 20 लोग होते हैं। 2 काम, समर्थक ऋणाधार मुक्त ऋण प्रदान करना और ब्याज दर कम होती है इनकी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र होने में मदद भी करते हैं। अभी आपको बताया तो ऋण के किन्हीं 2 औपचारिक स्रोतों के नाम बताइए। औपचारिक स्रोत आपको पता ही है, जिनमें कहाँ से हम ऋण लेते हैं, बैंक से ऋण लेते हैं या सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, औपचारिक ऋण स्रोत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनौपचारिक में दोस्त आएगा, साहूकार आएंगे, महाजन आएंगे, ये सब आएंगे। व्यवसायिक बैंकों के मुख्य 2 कार्य बताइए। तो व्यवसाय के लिए ऋण सुविधाएं प्रदान करना, व्यवसाय मतलब व्यापार करने के लिए
जो कर्ज देते हैं वो उन्हें व्यावसायिक बैंक कहते हैं। आम जनता को वित्तीय सेवाएं प्रदान करना, वित्तीय सेवाएं जैसे एफडी करवा लो आप, भाई साहब आरडी करवा लो। आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, कि हर महीने आपके खाते से अगर आप 500 रुपये की आरडी कराते हैं तो हर महीने 500 रुपये आपके खाते से कट जाएंगे। एफडी का मतलब होता है फिक्स्ड डिपॉजिट, कि आपने 1 लाख रुपए अपने खाते में लॉक करवा लिए, आप उसे बता देना कि 14 दिन से लेके कई साल तक ये एफडी लॉक रह सकती है। उससे ब्याज मिलता है 7% पर एनम। एनम मतलब 1 साल में 7%। बैंकों के काम क्या है? तो जमा स्वीकार करना, ऋण और अग्रिम अनुदान देना, ऋण देना और जब हम पैसा मांग ले तो उनसे हमारा पैसा लौटा देना। क्वेश्चन नंबर 15, सभी लोगों के लिए यथोचित दरों पर ऋण क्यों उपलब्ध होना चाहिए? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि एक न्यूनतम दर हो, ऐसा नहीं कि किसी को कम किसी को ज़्यादा, ऐसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। उचित दर हो तो व्यक्ति ऋण लेने में हिचकिचाता नहीं है। यथोचित दरों पर ऋण सभी के लिए उपलब्ध होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक बिक्री होगी। जैसे मान लीजिए अगर कोई 100 रुपये उधार देता है, वो कहेगा कि मैं तो इस पे 50 रुपये लूँगा, और एक और व्यक्ति वो कहते हैं 10-10 रुपये मैं रोज लूँगा, तो बताओ आप कहाँ जाएंगे ऋण लेने? एक ए व्यक्ति एक बी व्यक्ति है, तो वो दोनों 100 रुपये उधार देते हैं, एक ही ब्याज की दर है 50 रुपये पर डे। बी कहता है नहीं, इतना नहीं होना चाहिए, इतना नहीं लूटना चाहिए किसी को, 10 रुपये पर डे। ठीक है, मतलब मैं भी कमाऊं और उसे भी परेशानी ना हो ब्याज भरने में, ठीक है, वो भी गरीब ना हो, क्योंकि इससे अधिक बिक्री होगी। अब बताओ किसका ब्याज, किसका पैसा कर्जे पे ज्यादा जाएगा? बी वाले का। सीधी सी बात, 10 रुपये का ब्याज देना है। कई व्यक्ति विभिन्न चीजों के लिए उधार ले भी सकते हैं, इसलिए उचित दर पर ऋण देश के विकास में क्या होगा? सहयोगी होगा, उपयोगी होगा। ठीक है, ऋण की इतनी अधिक मांग क्यों है? विभिन्न प्रकार की आर्थिक गतिविधियों जैसे व्यवसाय स्थापित करने, कार घर खरीदने, अपने खेतों। अब जैसे कुछ जेनजी वाले बच्चे हैं, अब वो मोबाइल रील्स में देखते हैं कि सबके पास आईफोन है, जेब फटी हुई है, जेब में 5 छेद हैं, लेकिन उन्हें आईफोन लेना है 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का। अब वो क्या करेंगे? अब वो ऋण लेंगे, बिना विवेक बिना बुद्धि का इस्तेमाल किए ऋण लेंगे। अब ऋण सिर्फ शोबाजी करने के लिए, अगर आपका यूज है तो आप ऋण लें, मांग है उसकी। तो आर्थिक गतिविधियों जैसे व्यवसाय स्थापित करने, कार घर खरीदने, अपने खेतों कारखानों में निवेश करने में सक्षम होने के लिए ऋण या क्रेडिट की बहुत मांग है। ये बात सही है, लेकिन अगर ये बिना काम का बस शोबाजी दिखाने के लिए, कटा हुआ झूठा एप्पल दिखाने के लिए ऐसे 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 कुछ बना हुआ रहता है, ड्राइंग ऐसी है, तो विवाह आदि जो उनकी वर्तमान आर्थिक क्षमताओं से परे है। इसके अलावा ऋण लोगों को कर्ज के जाल से भी बचाता है। आपको कर्ज जाल समझाया गया था कि जैसे बी नाम का किसान है, तो बी नाम का किसान 10,000 रुपये कर्ज लेता है किसी से, और इसकी फसल अच्छी नहीं होती, फसल खराब निकल जाती है, तो फिर इस कर्ज को चुकाने के लिए वो फिर क्या लेगा? कर्ज लेगा और ब्याज भी चुकाना पड़ेगा। अगर फसल अच्छी हो जाए तो ये सारे कर्ज से मुक्त हो जाता है, इसलिए ऋण लोगों को कर्ज के जाल से बचाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इस साल के लिए, औपचारिक स्रोत में अंतर और अनौपचारिक स्रोत में अंतर आप बताने हैं। पता ही है बैंकों या सरकारों से लिया जाए क्यों पैसा, ब्याज दर कैसी होगी? कम होगी, ब्याज दर ज़्यादा होगी। साहूकार आते हैं, व्यापारी आते हैं। औपचारिक स्रोतों का पालन सरकार द्वारा, कानून विनियमों द्वारा होता है। निजी स्रोत हैं, सरकार के नियंत्रण से परे हैं, अपनी मनमानी करते हैं, ब्याज दर अपने मन से बनाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कि हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की क्यों जरूरत है? तो हमें अनौपचारिक स्रोतों पर गरीब लोगों की निर्भरता को कम करने के लिए ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की आवश्यकता है। किस पे? अनौपचारिक स्रोत पे कम हो, औपचारिक बढ़े। जो उच्च ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करते हैं और लोगों का शोषण करते हैं। ऋण के औपचारिक स्रोतों में वृद्धि के साथ लोगों की बढ़ी हुई आय के माध्यम से बेहतर गुणवत्ता वाली वस्तुओं और सेवाओं तक पहुंच प्राप्त होगी। लेकिन औपचारिक वालों में भी परेशानी है। क्या? समर्थक ऋण आधार चाहिए उन्हें, भूमि के नाम पे, वाहन के नाम पे, पशुधन के नाम पे। ठीक, शुरुआत में आपको बताया था मुद्रा क्या काम करती है। मुद्रा दोहरे संयोग की समस्या, क्रिकेट बैट वाली कहानी।
बी के पास इरेजर है, ए को चाहिए क्रिकेट बैट, तो ए को ढूंढना पड़ेगा ऐसा व्यक्ति कि जिसके पास बैट हो, क्या हो, बैट हो, ठीक है, और उसे पेंसिल की जरूरत भी हो, उसे पेंसिल, क्योंकि ए के पास पेंसिल थी, तो ए को ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहिए जिसके पास बैट हो और पेंसिल भी चाहिए। ऐसा ढूंढना व्यक्ति मुश्किल है, जीवन भर इसी में लगा रहेगा। तो फिर आती है मुद्रा। मुद्रा कहती है आई एम हियर, व्हाई डोंट यू आर फियर। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को हल करती। कर दी समस्या, भैया छोड़ो, ढूंढना ही मना है। एक दुकान है, यहाँ बैट मिलते हैं, बस रुपया ले जाओ, उसमें गांधी जी का फोटो लगा हो, बस इससे आपको मिल जाएगी वस्तु। चाहतों के दोहरे संयोग में दो पक्ष एक दूसरे की वस्तु को बेचने और खरीदने के लिए सहमत होते हैं, यानी एक पक्ष वही बेचना चाहता है जो दूसरा पक्ष खरीदना चाहता है। तो इस प्रकार से मुद्रा क्या कर देती है, दोहरे संयोग को खत्म कर देती है, समाप्त कर देती है, हल कर देती है। मांग जमा को मुद्रा क्यों समझा जाता है? जो मांग जमा है, मांग जमा को मुद्रा माना जाता है क्योंकि इन्हें कभी भी निकाला जा सकता है और ये नकद चेक भुगतान के लिए पूरक के रूप में कार्य करते हैं। ये बैंक में मुद्रा का एक रूप है। चेक से आप पैसा निकाल सकते हैं, एटीएम से आप पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, ये सब मांग जमा है हमारी। मुद्रा क्या है, बताया था आपको, वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का वह माध्यम, मतलब वस्तुओं और सेवाओं के विनिमय का माध्यम क्या कहलाता है? मुद्रा। क्या काम है? विनिमय का माध्यम। सबसे पहला वस्तुओं की खरीद बिक्री करेंगे हम। मूल्य का माप, मुद्रा से ही पता चलता है ये वस्तु कितनी महंगी है, कितनी सस्ती है। मूल्य का भंडार, अस्थगित भुगतान का मानक है। जैसे कई ट्रांजैक्शन हमारे फेल हो जाएं, तो किसका, कौन फेल हो गया? मुद्रा। तो गई या नहीं गई ये कैसे पता चलेगा? तो ये मानक है किसका? मुद्रा का। वस्तु में कैसे पता चलेगा? मुद्रा में पता चलेगा। मांग जमा क्या है? कई बार बताया, बैंकों में जो खाता हमारा पैसा जमा है वो मांग जमा है। विशेषताएं क्या है? आवश्यकता पड़ने पर इसे हम निकाल सकते हैं, पर्ची भरी, निकाल के ले आए। इन्हें मुद्रा भी माना जाता है, भुगतान के साधन के रूप में विनिमय किया जा सकता है। इन्हें नकद के बजाय चेक के रूप में भी स्वीकार किया जाता है, ठीक है। बैंक एक देश की अर्थव्यवस्था में क्या भूमिका निभाते हैं, इसका वर्णन कीजिए। बैंक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देश की अर्थव्यवस्था बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंक काम कैसे करता है? आपने 100 रुपए जमा किए, इसने 100 के 100 रुपए कर्ज के रूप में दे दिए। जिसने कर्ज लिया उसने व्यापार खड़ा किया, उसने इतना अच्छा व्यापार खड़ा किया कि रोजगार पैदा हो गया। रोजगार पैदा हो गया तो विकास हो गया, और विकास हो गया तो समझ जाइए फिर मानव विकास भी हो गया। और जब मानव विकास हो गया तो यही तो हम चाहते थे कि व्यक्ति का क्या हो, मानव विकास, जो किसकी सहायता से हो गया? बैंक। इतना दिमाग आपके अंदर होना चाहिए। अगर इतना दिमाग आप नहीं लगा पा रहे हैं तो लगाइए। देश की अर्थव्यवस्था में बैंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बैंकों के बिना हम किसी देश के विकास की कल्पना नहीं कर सकते। देश का विकास मतलब हमारा विकास, हमारा विकास मतलब देश का विकास। बैंक लाभ कमाने, जोखिम प्रबंधन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए ऋण प्रदान करते हैं। ऋण, कर्जा 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 कर्जा। ऋण प्रदान करके बैंक व्यक्तियों और व्यवसायों के विकास में मदद करते हैं। व्यक्ति का विकास मतलब व्यापार का विकास, जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति के पास कर्जा आ गया, व्यापार कर लिया, अब उसने बनाया होगा एक प्रोडक्ट, व्यापार, या तो प्रोडक्ट बनाया होगा या फिर उसने एक सर्विस बनाई होगी, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सब बनाया होगा, ठीक है। इस चैप्टर में हमने जाना कि उसके पास मुद्रा है। अब मुद्रा से वो व्यापार खड़ा करेगा, व्यापार से या तो वो प्रोडक्ट बनाएगा या फिर वो क्या बनाएगा? सर्विस बनाएगा। उसको बेचने का काम हम कहाँ करेंगे? अगले चैप्टर में हम डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। तब अब हम आगे मिलते हैं। थैंक यू।